सभी साधक कमर गर्दन सीधी करके ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाए। उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। व गहरी श्वास अंदर ले। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथ के तेलियों को आपस में रगड़े, आंखों पर लगाए, धीरे से सहजता पूर्वक तेलियों के मध्य अपनी आंखों को खोलेंगे। वेलकम टू टीटीसी के कोर्स में आप सभी साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। हैप्पी योगा डे सर। आप सभी साधकों को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन योग में हम यज्ञमय हो, ऐसे उस परमपिता परमेश्वर से मेरी कामना। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार आप रिवाइज करवाएंगे? सर कल हमने हठ योग के उसमें पढ़ा था कि कितने हमारे आसन, कुंभक और आसनों के बारे में हमने पढ़ा था ना। जी सर, आसन और प्राणायाम के बारे में कल हमने पढ़ा था। हठ प्रतिपिका में कितने प्रकार के आसन का वर्णन किया गया है? 4 मुख्य आसनों का, बाकी टोटल 15 आसनों का वर्णन किया गया है ना, जिसमें 4 मुख्य और उन 4 में से भी एक पद्मासन को, सिद्धासन को सब सर्वश्रेष्ठ बताया। उसके बाद में हमने प्राणायाम से पूर्व सठ कर्म का अभ्यास, सठ कर्म के बारे में पढ़ा था। 6 प्रकार के कर्म जिनको सठ कर्म के नाम से जाना जाता है ना। आज हम कुंभकों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी ने जो प्राणायाम का अभ्यास है उनको कुंभक की श्रेणी में रखा, उनको सभी को कुंभक बोला गया है। ठीक, अब कुंभक 2 प्रकार के बोले हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम सभी प्रकार के कुंभक के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्राणायाम का वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्राणायाम करने से पहले 60 कर्मों का अभ्यास, और 60 कर्म के अभ्यास के बाद में नाड़ी शोधन, जिसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं ना, अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी। देखो जनरली इन दोनों में अंतर क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम में। जब हम किसी भी साधक को जिन्होंने अभी तक योग का अभ्यास नहीं किया है उनको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से स्टार्ट करते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करते हैं, श्वास को होल्ड नहीं करते, जस्ट टेक इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। इसमें होल्डिंग का विधान नहीं रखते, बस अपना लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, इसको बोल दिया अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन में आएगा क्या कि वो अलग है? दोनों का बेसिक अंतर बता रहा हूँ। वैसे जनरली क्या होता है, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन सभी एक ही मानते हैं, मतलब अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन वैसे एक ही उसको मानते हैं। तो आपको कंफ्यूजन होना है दोनों में क्या अंतर है, वो आपको समझा रहा हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम होल्डिंग नहीं करते। नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या होता है, हम श्वास लेते हैं, होल्ड करते हैं, फिर छोड़ते हैं, और उसमें भी हम 1:2 का रेशियो फॉलो करने का ट्राई करते हैं कि 1 सेकेंड, मतलब एक बार आप 5 सेकेंड में श्वास ले रहे हैं तो 20 सेकेंड तक श्वास को रोकेंगे और 10 सेकेंड में श्वास को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये रेशियो फॉलो करना होता है। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन किया। तो देखो ये जो हम प्राणायाम की कैटेगरी में जाओ जिसको लेते हैं नाड़ी शोधन, ये इन्होंने यहाँ पर एक प्रक्रिया बताई है प्राणायाम से पहले करने की, ताकि आपकी नाड़ियां शुद्ध हो
जब आपकी नाड़ियां शुद्ध हो तो आपका जो प्राण का प्रवाह है आपकी नाड़ियों में प्रॉपर हो, उसके बाद में आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। ऐसा स्वात्माराम जी ने भी बोला है और हिरण्य संहिता में महर्षि हिरण्य ने भी बोला है। मतलब हठ योग की यह उदाहरण है कि सबसे पहले अनुलोम, सबसे पहले इसीलिए हम क्या करते हैं, कपालभाति। कपालभाति क्या हो गया, शोधन क्रिया हो गया, वो प्राणायाम से हटके तो शोधन क्रिया हो गया। उसके बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम का इन्होंने बोला है कि अनुलोम विलोम जब प्राणायाम हम करते हैं तो उसको पहले बताया है, उसके बाद में फिर अष्टकुंभकों का वर्णन किया है कि उसके बाद में जब ये अच्छे से आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाए उसके बाद में अष्टकुंभक का अभ्यास करना है। अब नाड़ियां शुद्ध करने के लिए 4 बार इसके अभ्यास के लिए बोला गया है, एक प्रातः, एक बिल्कुल मध्य में मतलब दोपहर में, एक शाम को और एक अर्धरात्रि। 4 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम का जो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं उसका अभ्यास आपको 4 बार करना है। 20-20 कुंभक करना है। 20 कुंभक का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से श्वास लिया, होल्ड किया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, होल्ड किया, लेफ्ट से छोड़ा, ये एक कुंभक, एक पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। ऐसे 20 राउंड एक बार में करना है। तो ऐसे जब जो साधक इस प्रकार का अभ्यास करते हैं, 4 बार इसको अभ्यास करते हैं, तो उनकी लगभग 3 मास में, ऐसा इसमें स्पष्ट वर्णन किया कि लगभग 3 महीने में उनकी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। अगर आप इस प्रकार इसको प्रॉपर फॉलो करते हैं, पूरे 24 घंटे में 4 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं और 20-20 कुंभक तक इसका अभ्यास करते हैं। स्टार्टिंग 20 से करना, फिर आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं, 40-40 तक लेकर के जा सकते हैं। अब प्राणायाम का इसके बाद में वर्णन करते हैं, तो इसमें अष्ट कुंभक का वर्णन किया गया है। ठीक है, 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है कुंभक को, सहित कुंभक और केवल कुंभक। अब सहित कुंभक के अंतर्गत ये 8 प्रकार के कुंभक आते हैं। मतलब आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बस आप सीधा भी लिख सकते हो कि जो प्राणायाम के प्रकार है वो 8 प्रकार का वर्णन किया है। प्राणायाम कौन कौन से, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, चष्ट कुंभक। मतलब सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा और प्लावनी, ये 8 प्रकार के प्राणायाम इसमें बताए गए। अब 8 के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सूर्य प्राणायाम आप सभी ने किया है, यास्मिन मैम आपने पूछा भी था सूर्य भेदन प्राणायाम के बारे में, तो आपको सभी को पता है सूर्य भेदन प्राणायाम का मतलब क्या होता है। जो हमने अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाड़ी शोधन की बात की, उसी को ही सूर्य भेदन में क्या करना है, आपको राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, होल्ड करना है, एक्सेल करना है लेफ्ट। अब देखो इसमें प्रोसेस क्या होती है इसके होल्ड करने की। जब भी आप होल्ड करते हो, हम क्या करते हैं, गलती हमसे क्या होती है, हमने श्वास लिया, होल्ड किया। अब हम होल्ड तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इतना करते हैं जितना हमारी कैपेसिटी है, उससे थोड़ा ज्यादा ही करने की कोशिश करते हैं, है ना। पर जब एक्सेल करने की बारी होती है तो गर्दन उठती भी नहीं है, यहीं से ऐसे एक अचानक से एकदम श्वास पूरा बाहर निकल जाता है। ये जनरल मिस्टेक है जो सभी से होती है। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, कुंभक में होल्ड बहुत ज्यादा नहीं करना है, अपनी जितना आप सहजता पूर्वक होल्ड कर सके, बहुत ज्यादा प्रेशर है कि होल्ड नहीं करना है, ताकि आप है ना जब आप श्वास छोड़े ना तो पूरे कंट्रोल के साथ में श्वास छोड़े। श्वास आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप श्वास के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए एक्सेल करते हुए। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो कब श्वास छोड़ना स्टार्ट करना है, देखो पहले श्वास लिया, कंप्लीट ब्रीदिंग ली, फिर दोनों नासिका को बंद किया, फिर श्वास होल्ड किया। अब श्वास छोड़ने के लिए पहले जालंधर बंद को रिलीज करेंगे, अपने नोस्ट्रिल को फ्री करेंगे, फिर एक्सेलेशन धीरे धीरे स्टार्ट है ना। यहीं से एक्सेल स्टार्ट नहीं कर देंगे कि अभी हमारा जालंधर बंद लगा वहीं से एक्सेलेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सेल करें तो आपकी जो ब्रेथ है वो आपकी हथेली पर ना हो। इसके लिए आपकी जो एल्बो की पोजीशन है वो हमेशा ऐसे ऊपर की ओर रहेगी। आपने देखा होगा हठ योगियों के पास में एक प्रकार का दंड होता है, दंड देखा आपने, जो ऐसे कर्व कर्व के शेप का होता है, इतना बड़ा डंडा वो साथ में रखते हैं, उसके ऊपर एक ऐसे कर्व शेप का रहता है। तो वो किस लिए रहता है, ताकि वो अपनी जो एल्बो है उसको उस पर टिका करके प्राणायाम का अभ्यास लंबे समय तक कर सके। क्योंकि अगर आप इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हम तो मुश्किल से 10 मिनट मिनट खूब तो 25 मिनट 20 मिनट तक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं इस प्रकार अनुभव, उसमें भी हम 25 बार पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो हमें इसलिए दर्द का अनुभव नहीं होता है। अगर आप स्थिर होकर के इस प्रकार बैठेंगे तो आप इस प्रकार हाथ की पोजीशन बहुत ज्यादा देर तक हम नहीं रख पाएंगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद होता है। तो क्योंकि इसके लिए अपने पास में कुछ
इस प्रकार आप स्टार्टिंग में इसको कर सकते हैं, जैसे कोई चेयर वगैरह भी ले सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग, वहां पर आप कर सकते हैं ना। तो हमेशा याद रखना है कि आपकी जो एल्बोज की पोजीशन ये होनी चाहिए आप जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें। अगर ये रहेगी तो आप एक्सेल करेंगे, तो आपके अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स बाहर निकले वो आपके हथेली पे रहेंगे, फिर आप इनहेल करेंगे, फिर से वो टॉक्सिन्स अंदर जाएंगे, है ना। इसलिए इसको इस प्रकार रखना है। सूर्य भेदन प्राणायाम समझ में आया? सूर्य भेदन प्राणायाम आपकी सूर्य एनर्जी को एक्टिव करता है। तो यह किस किस को नहीं करवाना है आपको सूर्य भेदन प्राणायाम? जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, जिनको हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम है ना, तो इन दोनों साधकों को कम से कम ये अभ्यास नहीं करवाना। अब सूर्य भेदन प्राणायाम के लाभ बताए हैं इन्होंने कि ये कृमि दोषों को दूर करता है, वात रोगों को नष्ट करता है, मस्तक प्रदेश को शुद्ध करता है ना। कृमि का मतलब क्या होता है? जो टॉक्सिन्स वगैरह जो हमारे शरीर में जमा है। कृमि का मतलब क्या होता है? जैसे जो शीत के कारण जैसे फफूंद आ जाती है ना बाहर, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो शीत के कारण मतलब हमारी एनर्जी डाउन होने के कारण जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है उनको भी दूर करता है ना। सिंपल सी बात है, आपकी एनर्जी को एनहांस करेगा, तो जो भी डाउन होने के कारण आपके शरीर में जो जो प्रॉब्लम हो रही है एनर्जी डाउन होने के कारण, वो सभी चीजें अच्छा करेगा। इसके बाद में सूर्य भेदन के बाद में उज्जाई बताया। सूर्य भेदन उज्जाई, उज्जाई में क्या क्या, उज्जाई का अभ्यास आपको पता है किस प्रकार किया जाता है? उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास आपने किया है? ये बहुत बेसिक प्राणायाम है जो आप अभी हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सूर्य भेदन उज्जाई प्राणायाम आपने किया है? नहीं किया उज्जाई प्राणायाम? उज्जाई प्राणायाम में क्या करना होता है? जो देखो हम श्वास लेते हैं नॉस्ट्रल से, श्वास नाक से लेते हैं, बट हमारा जो विंड पाइप है वो यहाँ से जाते हुए हमारे लंग्स में जाता है ना। तो श्वास तो हमारी अल्टरनेटली यहीं से जा रही है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें श्वास लेते हुए अपने हल्का सा कंठ को संकुचित करते हुए श्वास लेना, मतलब अपने थ्रोट रीजन को कंप्रेस कर देना। इसका करके देखो एक बार, आपकी आवाज निकल पा रही है? ब्रीथ अंदर करेंगे तब आवाज आना चाहिए। अंदर जब आप लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करते हुए श्वास लेंगे, फिर थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर गहरी श्वास को बाहर निकालेंगे अपने गले से आवाज करते हुए इस प्रकार। देखो नाक से आप श्वास लेते हो तो कैसे लेते हो, गले से श्वास लेते हो तो कैसे लेते हो। नाक से श्वास लेंगे तो हाँ दीपिका मैम पूछ सकते पूछिए। सर उज्जैन प्राणायाम में बोलते हैं कि जैसे जब हम अंदर अपने गले को सिकुड़ते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना सर। तो इसमें बोलते हैं कि जो हमारे गले में कभी कभी जैसे हमको खराश होती है, मोस्टली होती है जब हम उज्जैन प्राणायाम करते हैं, तो बोलते हैं कि वो सही तरीका होता है उसको करने का, मीन्स वो हमारे मेन जो उस पे वो करता है, ये सही बात है सर? हाँ मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जब हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ना, तो नेचुरली क्या होता है, हमें अभ्यास नहीं होता, तो अभ्यास ना होने के कारण कभी क्या होता है, गला आप ज्यादा संकुचित कर कभी कम करेंगे, इससे क्या होता है खांसी की आपको अनुभूति होगी। जैसे आप एक बार करेंगे जोर से तो कभी कभी खांसी आएगी, तो वो नेचुरल है, उसमें किसी प्रकार का गलत या सही आप उसको नहीं बोल सकते। बट जब आप लगातार उसका अभ्यास करेंगे तो वो खांसी अपने आप बंद होगी, फिर आपको प्रैक्टिस होगी कि आपको कितना गला संकुचित करेंगे तो आपको श्वास अंदर आसानी से जाएगी, कितना गला श्वास करेंगे तो श्वास बाहर की ओर जाएगी ना। अब देखो आपने अष्टांग योगा का अभ्यास किया है? अष्टांग योगा में डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में हम होल्ड करते तो 5 बार उज्जाई ब्रेथ का वहां पर अभ्यास करते है ना। तो वहां पर उज्जाई जो ब्रेथ होती है, तो उस टाइम पे इस प्रकार की ध्वनि नहीं निकालना, ये ध्वनि नहीं निकली, बट श्वास वहां भी आपके कंठ से जाएगी इस प्रकार।
ठीक है, तो ये उज्जाई ब्रेथ। अब इसको थोड़ा सा और आप ज्यादा संकुचित करते हो, जब हम प्राणायाम के केवल अभ्यास करते हैं तो आप उसको हल्का सा ज्यादा संकुचित कर सकते हो। इससे क्या होता है कि यहाँ पर आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड क्या है आपके शरीर में, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। इसीलिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, आपने देखा होगा अक्सर दो प्रकार से होती है थायराइड की प्रॉब्लम, दो प्रकार से होती है। एक हाइपोथायराइडिज्म होता है, एक हाइपरथायराइडिज्म होता है। मतलब एक वो होता है जिसमें जो थायराइड के जो जूसेस है, जो हॉर्मोन्स है, वो बढ़ गए हैं, सामान्य से ज्यादा हो चुके हैं। और एक में होता है, हाइपो में होता है कि वो सामान्य से कम हो चुके हैं ना। जो उज्जाई प्राणायाम है वो दोनों के लिए बेस्ट। आपको थायराइड की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, उज्जाई प्राणायाम आप सभी को करवा सकते। अब क्योंकि हाइपो और हाइपर में क्या अंतर है, हाइपर का मतलब एनर्जी बढ़ी हुई, हाइपो का मतलब एनर्जी कम है। तो आप यहाँ पे जब एनर्जी लेवल की बात आए तो आप सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को ध्यान में रख करके भी चीजें करवा सकते हैं। जैसे हाइपोथायराइडिज्म जिनको है उनको आप सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करवा सकते हैं। जिनको हाइपर थायराइडिज्म है उनको आप चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास उज्जाई प्राणायाम के साथ साथ करवा सकते हैं। समझ में आया ना? बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। किनको एनर्जी के लेवल पे अगर आप सोचेंगे चीजों को तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? तो समझना भी है साथ साथ किस प्रकार से क्यों करवाना है। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद में शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास बताया। शीतकारी प्राणायाम किसको बोलते हैं? शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम, इनमें बहुत ज्यादा अंतर है, लाभ दोनों के लगभग सेम है। हाँ, जो दीपिका मैम आप बता रहे हैं उसी प्रकार से शीतकारी प्राणायाम होता है। शीतकारी प्राणायाम में क्या होता है, देखो नेचुरली क्या होता है कि बहुत सारों की जीभ फोल्ड नहीं होती है। आप अगर किसी से बोलेंगे ना कि आप जीभ फोल्ड करके, इस प्रकार जीभ फोल्ड करके और फिर शीतली प्राणायाम का अभ्यास करो, तो नेचुरली काफी सारे लोगों की नहीं होती। तो उनको फिर क्या करवाना है, शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में क्या, जीभ फोल्ड करने का काम नहीं होता, इसमें आपके दांतों से श्वास खींचना होता है। इस प्रकार दांतों को आपस में मिलाया फिर श्वास खींचना है। करो, एक बार करके दिखाओ। शीतकार की ध्वनि हो रही, शीतकार की ध्वनि नेचुरली, और आपको यहां से यहां तक ठंडाई भी महसूस होगी, है ना? तो ये अभ्यास देखो, अभी ये ठंडाई महसूस होगी, इसका मतलब क्या है कि ये अभ्यास आपकी एनर्जी को डाउन कर रहा है। मतलब डाउन का मतलब, यहाँ पर एक चीज और समझना, ये मत समझना कि एनर्जी डाउन मतलब, एनर्जी डाउन करने का मतलब यहाँ पर वो उस लेवल पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपकी कंप्लीट बॉडी की एनर्जी डाउन हो रही है तो आप इस प्रकार धीरे धीरे तमोगुण में जा रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी डाउन नहीं। जो आपकी सामान्य ऊर्जा होनी चाहिए उससे कुछ कुछ अंगों की एनर्जी थोड़ी नीचे चली गई है, उन अंगों के लेवल पे बात कर रहा हूँ, है ना? तो शीतकारी और शीतली प्राणायाम हम किन किन को करवा सकते हैं? कोई बताएगा शीतकारी और शीतली प्राणायाम को हम किन किन को करवा सकते हैं? जिन्हें सर मोस्टली ज्यादा एसिडिटी रहती है, एसिड बॉडी में बहुत ज्यादा बनता है, उनको कराया जाता है ये। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिनको एसिडिटी की समस्या, एसिडिटी में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो अतिरिक्त आपके जितने होने चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रहे हैं। तो वहां पर आप शीतकारी और शीतली दोनों प्राणायाम का अभ्यास करवा सकते हैं, तो उससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, साथ में जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको भी आप शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करवा सकते हैं, शीतली प्राणायाम का अभ्यास करवा सकते हैं। किनको नहीं करवा सकते हैं, जिनको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम उनको नहीं करवा सकते। जिनकी एनर्जी डाउन होती है, जैसे अवसाद, जो डिप्रेशन की चीज, डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन में भी क्या होता है, अंतर्मुखी हो जाता है व्यक्ति। तो जो अंतर्मुखी व्यक्ति है उसको भी इस प्रकार के अभ्यास नहीं करवाने, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करवाना, शीतकारी शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं करवाना। उनको ऐसा प्राणायाम करना है जिनको उनकी एनर्जी बुस्ट। बाकी जैसे स्ट्रेस में अगर आप शीतली शीतकारी का प्राणायाम का अभ्यास करवाएंगे तो स्ट्रेस में वो उनको बेनिफिशियल रहेगा, है ना? समझ में आता है आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन का मतलब? समझ में आया? स्ट्रेस में व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, मतलब उसका माइंड जो रहता है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगा, वो क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसकी एनर्जी उस टाइम पे बढ़ी हुई है, इसका मतलब वो एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो चुकी है। हाँ यास्मीन मैं पूछ सकती अच्छा सर, इसमें ये भी क्लियर कर दें कि सूर्य भेदन भी हमने जो बॉडी एक्टिव ज्यादा है
ठीक है, उसको नहीं करवाना। ऐसा ही है चंद्रभेदन, हमने जो सुस्त बॉडी है उसको नहीं करवाना। आई एम बिल्कुल राइट? बिल्कुल सही समझा, बिल्कुल सही ऐसा समझे ही आप। है। और सर बिल्कुल ये सही। सेकंड ये है कि जो ये सिस्त कार्य हो, जो सिस्ट्री आप कह रहे हैं, उसके ना स्पेलिंग जरूर आप ग्रुप में स्पेलिंग के साथ लिख दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल वहां पे बिल्कुल आके थोड़ा सा ना लैंग्वेज में मुझे थोड़ा सा इशू होता है कि आई कांट अंडरस्टैंड ना, फिर मुझे वो सर्च करना पड़ता है यूट्यूब पे जाकर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं आपको आसनों के नाम और ये प्राणायाम के नाम, छठ कर्मों के नाम सभी को एक फॉर्मेट में लिख करके आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू। सो कार्य का अभ्यास समझ आपको, सिंपली आपको दांत से श्वास को खींचना है अंदर की ओर। अब इससे देखो, इसके कुछ कुछ लाभ बताएं क्या है। शीतकारी प्राणायाम से सुस्ती का अनुभव नहीं होता है, भूख प्यास निद्रा आदि नहीं होती। निद्रा जैसे जिसको बहुत ज्यादा निद्रा की प्रॉब्लम हो, मतलब सुस्ती जिसको आती हो दिन भर, जिनको सुस्ती में जिन जो रहते हैं, उनको भी आप इस प्रकार का अभ्यास करवा सकते हो, वो इससे सुस्ती का अनुभव नहीं करेंगे। बाकी भूख प्यास का अभ्यास, जिनको भूख प्यास, जैसे आप कहीं पे गए जहां पर आपको प्यास बहुत ज्यादा लग रही, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, शीतकारी या शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। उससे आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलेगा, मतलब आपको जो प्यास बहुत ज्यादा लग रही है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये अभ्यास आप प्रैक्टिकली भी आप यूज कर सकते हैं इसका, है ना। अब शीतली प्राणायाम के भी लाभ क्या क्या बताए हैं, वही जो हमारे जैसे वायुगोला, तिल्ली, ज्वर, पित्त, भूख प्यास आदि सभी रोगों में ये फायदेमंद है। जिसको जैसे भूख प्यास लग रही हो, ज्वर हो, ज्वर का मतलब होता है जिनको बुखार वगैरह आ गया हो, उनको सभी को ये अभ्यास करवा सकते हैं। जिनकी भी एनर्जी थोड़ी उस तरह से है, बढ़ी हुई है, उनको करवा सकते हैं, उनको सभी के लिए ये फायदेमंद है ना। अब शीतकारी सर और फास्टिंग में भी कर सकते हैं? जी उपास होता है, फास्टिंग में भी कर सकते हैं? हाँ, फास्टिंग में भी कर सकते हैं। फास्टिंग हेल्प में हो जाएगा। प्यास लग रही, भूख लग रही, तो हाँ सर। प्राणायाम का अभ्यास करो। और अपना देखो, योगी लोग काफी समय से बैठे रहते ना, ध्यानात्मक स्थिति में बैठे रहते, ना खाते ना पीते, तो वो इन हठ योगिक क्रियाओं के माध्यम से ही अपने शरीर का संचालन करते हैं, है ना। वो प्राण के माध्यम से अपने शरीर का संचालन करते हैं। आप शीतली के बाद में भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में हम चर्चा करें। भस्त्रिका प्राणायाम सर्वाधिक प्रचलित प्राणायाम है। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम सभी करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में कोई मुझे बताएगा किस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। फोर्सफुली इनहेलेशन, फोर्सफुली एक्सलेशन। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सेल। किस प्रकार करते हैं, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सेल। जब आप फोर्सफुली इनहेल करेंगे ना, तो नेचुरली आपके शोल्डर्स अप होंगे। मैंने बहुत इसमें गलती क्या करते हैं साधक, इस प्रकार अपने आप जबरदस्ती अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाते हैं, जबरदस्ती शोल्डर्स को नीचे की ओर लेकर। आप केवल ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे ना, फोर्सफुली इनहेल करेंगे, तो आपके जो लंग्स है ना, उनकी पोजीशन यहाँ तक है, आपके लंग्स यहाँ तक है पूरे, इस प्रकार फैले हुए ना। तो जब आप फोर्सफुली इनमें ब्रेथ इन करेंगे ना, तो अपने आप नेचुरली आपके शोल्डर अप होंगे। इनको जबरदस्ती ऐसे नहीं उठाना। अष्टांगा में एक और प्रकार होता है इसका भस्त्रिका का, जिसमें हम हैंड मूवमेंट के साथ में भस्त्रिका का प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो उस प्रकार से भी आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, पहले फोर्सफुली इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना है। कब तक करना है, जब तक आपके शरीर में थकान आपको महसूस ना हो। थकान हो गई, उसके बाद में आपके राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, कुछ समय के लिए होल्ड करना है, लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालना है। ये कंप्लीट भस्त्रिका प्राणायाम हुआ। हम इनकम्प्लीट रूप में करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को, खत्म। जबकि भस्त्रिका प्राणायाम कहाँ पर खत्म होता है, जब आप ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करके जब थक जाते हैं, उसके बाद में आपको राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है, होल्ड करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। ये कंप्लीट भस्त्रिका हुआ। आया समझ में, हुए कॉन्सेप्ट क्लियर, ये चीजें पता थी आपको। तो इनको अच्छे से लिखना है ना, ताकि आप भी सही करो
और जो साधक जिनको आप करवाओ उनको भी आप सही करवाओ, ताकि वो अच्छे से लाभ प्राप्त कर सके सभी चीजों का। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास क्या करता है, वात, पित्त और कफ तीनों प्रकार के तीनों से उत्पन्न जितने भी प्रकार के रोग है सभी में ये फायदा करता है। सभी प्रकार इन तीनों से उत्पन्न जितने भी विकार है सभी में ये फायदा करता है, वात पित्त जन्य। और तीसरी क्या करता है, जठराग्नि को आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, मतलब आपके डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किन किन को नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये भी एनर्जी को आपकी बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसलिए जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर की, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, उनको भस्त्रिका का अभ्यास का प्राणायाम नहीं करवाना। ठीक है। और अगर आप उनको करवाते हैं तो इसको क्या करवाना है, फिर डीप ब्रीथिंग करवाना है इसकी जगह। सर जैसे पल्स किसी की ज्यादा होती है उसमें भी नहीं करना होता है क्या, हार्ट रेट हाँ, ज्यादा होता है उसमें भी नहीं करना है ये? नहीं करना है। जिनकी पल्स रेट बढ़ी हुई है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनको किसी को भी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करवाना है ना। पल्स बढ़ने का मतलब वही कि उनका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड का धमनियों में वो बढ़ा हुआ है, तो उनको नहीं करवाना है। और मासिक धर्म में भी नहीं किया जाता ना? जी अर्चना। वो पीरियड आता है तभी नहीं किया जाता ना ये आसन? हाँ सॉरी मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी तो समझ नहीं पा रहा हूँ। हेलो, अभी जा रही है? हाँ जी। वो मैं क्या बोली, मासिक धर्म में ये नहीं किया जाता है ना? हाँ मासिक धर्म के दौरान क्या है, कपालभाति को भी आपको स्किप करना है और भस्त्रिका प्राणायाम को आप सिंपली कर सकते हैं। सिंपली का मतलब वो देखो, किसी किसी का क्या होता है कि मासिक धर्म के दौरान एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में नहीं कर सकते। बाकी जैसे आप नॉर्मल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली आपके सभी टाइम से पीरियड्स वगैरह का कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दर्द वगैरह की ज्यादा, तो उस टाइम पे आप सिंपली भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हो। सिंपली का मतलब हल्का हल्का धीरे धीरे कर सकते हो। ऐसे जो जिनका हाई बीपी है उनको भी आप करवा सकते हो, इसको कंडीशन के ऊपर है। जैसे जिनका बहुत ज्यादा हाई बीपी रहता है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, वो नहीं करवा सकते। बाकी जिनका नॉर्मल रहता है, कभी कभी बढ़ता है, उनको आप भस्त्रिका का अभ्यास धीरे धीरे करवा सकते हो इस प्रकार। क्योंकि देखो, हम जब नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं ना तो हम 6 से 7 इनटेक करते हैं 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर 6 से 7 लीटर ऑक्सीजन लेते हैं। बट आप अगर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास 1 मिनट तक लगातार करते हैं तो लगभग 100 से 120 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। देख रहे हो आप, नॉर्मल आप 6 से 7 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो और भस्त्रिका के दौरान 1 मिनट में आप 100 से 120 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो, तो इतना ज्यादा फासला रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपके एल्वोलाइज है जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो उसमें एल्वोलाइज का, कंप्लीट एल्वोलाइज का आप उपयोग नहीं कर सकते। एल्वोलाइज का मतलब समझते हो आप, जो आपके फेफड़े है ना, फेफड़ों के अंदर अंगूर के गुच्छों के समान आकृति होती है, अंगूर के गुच्छों के समान एक संरचना होती है जिसके माध्यम से आपका जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना, एल्वोलाइज में एक्सचेंज होता है। तो वो एक्सचेंज जहाँ होता है उनको एल्वोलाइज बोलते हैं। अब पूरे पूरे फेफड़े में एल्वोलाइज होते हैं, छोटे 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 छोटे। बट आप हम ब्रीदिंग कैसे, नॉर्मल ब्रीदिंग कैसे करते हैं, बहुत हल्की ब्रीदिंग करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा प्रॉपर जो हमारा फेफड़े हैं, फेफड़े का मतलब लंग्स, जो हमारे लंग्स है ना, उनका हम प्रॉपर यूज नहीं करते। 100% लंग्स का यूज नहीं होता है। तो 100% लंग्स का यूज ना होने के कारण क्या होता है कि जो जिन एल्वोलाइज तक ऑक्सीजन ठीक से प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, तो वो धीरे धीरे डीएक्टिवेटेड होने लगे। जिनका उपयोग नहीं हो रहा है वो डीएक्टिवेटेड होने लगे। अब डीएक्टिवेटेड होंगे, देखो आपने कोरोना के समय देखा कि ज्यादातर लोगों के 50% फेफड़े तुरंत खराब हो गए। वो किस लिए हो गए तुरंत खराब, क्योंकि उनकी आवश्यकता ही नहीं थी, काम ही नहीं किया उनसे उन्होंने, तो वो खराब हो गए। अब जो थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं, जो शारीरिक मेहनत करते हैं, उनकी जिनकी ब्रीदिंग थोड़ी फास्ट रहती है, जो थोड़ा सा जैसे एथलीट वगैरह होते हैं, वो उनका 100% यूज होता है। योगी होते हैं जो भस्त्रिका प्राणायाम वगैरह का अभ्यास करते हो आप, जैसे ब्रीदिंग का आप होल्ड करते हो, होल्ड करने के भी अलग अलग फायदे हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो इस प्रकार आप लंग्स का प्रॉपर यूज कर पाते हैं। इसका मतलब कुल मिला के बात ये है कि आप लंग्स का जब प्रॉपर यूज करते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन आप कंज्यूम करते हैं। तो आपका एक एक एल्वोलाइज उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है जो आप इनटेक करते हैं, तो इसलिए आपका ऑक्सीजन जो कंज्यूमिटी है वो बढ़ जाती है।
अब क्योंकि यहाँ होल्डिंग की बात हुई है तो पहले इसको भी हम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ ले, क्योंकि आपके लिए थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल योगा को समझना ज्यादा जरूरी है ना, आपको प्रैक्टिकल फील्ड में जाना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप जब देखो दो जगह हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है ना वो दो जगह होता है। एक कहाँ होता है, एल्वोलाइज में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको, फेफड़ों में। फेफड़ों में एल्वोलाइज होते हैं। वहां पर एल्वोलाइज में क्या होता है, बहुत पतली झिल्ली होती है। उस झिल्ली में क्या होता है, जो आपके बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपके हार्ट में जाता है, राइट वेंट्रिकुलर में। फिर यहाँ से प्रेस होता है, सीधा आपका जाता है कहाँ पे, फेफड़ों में, आपके लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, जैसे आपने ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन आपने इनटेक करी, ऑक्सीजन की मात्रा आपके फेफड़ों में बढ़ी हुई है, तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की जगह जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाएगी। एल्वोलाइज में एक्सचेंज होगा ये आपके, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों में आ जाएगी। तभी हम एक्सेल करते तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, वो ब्लड जो आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेके सारे शरीर में से, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपको एल्वोलाइज में, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाइज के जरिए आपके लंग्स में आती है, और लंग्स में जो आपने ऑक्सीजन अभी इंटेक की वो ऑक्सीजन आपकी उसमें एल्वोलाइज के माध्यम से ब्लड में जाती है। फिर वो जो ब्लड में जाती है वो ब्लड आपका जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, और वहां से फिर पूरे बॉडी में, ठीक है। इस प्रकार से वो प्रोसेस चलता है, पूरा सर्कल चलता है। अब वो एक्सचेंज किस प्रकार होता है उसका भी एक पूरा एनाटॉमिक है, उसमें हम बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे एक एक्सचेंज होता है। दूसरा एक्सचेंज कहाँ होता है हमारा, दूसरा एक्सचेंज होता है हमारा, जैसे यहाँ से हार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। हार्ट से क्या होता है कि जो हमारी, जैसे हम नाड़ियों के बारे में जानते हैं, ईड़ा और पिंगला मुख्य नाड़ी है, फिर उनसे धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां है। उसी प्रकार स्थूल रूप से हमारे आर्टरीज और वेन्स के रूप में ब्लड कोशिकाएं हैं। जो वेन्स हैं, जो आर्टरीज है, वो छोटे छोटे भाग में बटी हुई है। जैसे यहाँ से मेन आर्टरी स्टार्ट होती है, फिर वो उसको ऑर्टियो ऐसे कुछ बोलते हैं, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद में आर्टरीज में जाती है, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स में जाता है, आर्ट्रियोल से ब्लड जाता है कैपिलरीज में। तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है, जो कणिका होती है, उनको कैपिलरीज बोलते हैं। तो कैपिलरीज जो होते हैं, जैसे आपको देखा होगा, थोड़ा सा ऐसे घिस गया और तुरंत ब्लड निकल गया, ऊपर ही आपके चमड़ी थोड़ी सी घिसी और ब्लड निकल गया, तो वो जो ब्लड निकलता है वो कैपिलरीज से निकलता है। कैपिलरीज क्या होती है, जो आपकी एक एक कोशिका कितनी छोटी होती है, सेल्स बहुत छोटी होती है ना, उस सेल्स तक जो ऑक्सीजन की सप्लाई करती है उसका नाम है आपकी केशिकाएं। जो मैं आपको कैपिलरीज जिनको बोल रहा हूँ हिंदी में, उनको केशिकाएं। तो कैपिलरीज क्या करती है, आपकी आपकी जो कोशिकाएं हैं, जो आपकी सेल्स है, वहां तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। एक एक्सचेंज तो आपने देखा एल्वोलाइज में हुआ, दूसरा एक्सचेंज आपकी कैपिलरीज और आपकी सेल वॉल, उन दोनों के बीच में होता है। अब देखो, जो हमारी सेल होती है ना, बॉडी की सेल, सेल का मतलब आपको समझ में आ रहा है, एनाटॉमी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। सेल का मतलब होता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, उसी से धीरे धीरे ऐसे सेल्स इकट्ठी हो के हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज इकट्ठे हो के हमारे ऑर्गन्स बनते हैं ना। तो जो सेल है ना, सेल भी अपने आप में एक जीवन है। सेल जो होती है उसके अंदर सारी प्रोसेस होती है, जो एक पूरे मनुष्य के अंदर प्रोसेस होती है, वो पूरी सेल्स के अंदर प्रोसेस होती है। सेल के अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम भी होता है, वो अपने आप को डिवाइड करके दो भागों में बांट करके अपनी संतति को बढ़ाती है। उसके अंदर डाइजेशन का सिस्टम भी होता है, उसके अंदर एनर्जी का सिस्टम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए वो एनर्जी क्रिएट करती है। तो वहां से उस प्रकार हमारी छोटी छोटी सेल्स के जरिए हमारा पूरा शरीर चलता है। तो उन सेल्स को भी जो डाइजेशन का, रिप्रोडक्शन का काम जो है ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो करती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उनके लिए, तो उनके पास जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है उसका नाम क्या है, कैपिलरीज। ठीक है। अब कैपिलरीज के बाद में, कैपिलरीज इस प्रकार जुड़ी होती है कि कैपिलरीज से आपकी सेल को, यहाँ पे सेल में एक्सचेंज हुआ, आपकी कैपिलरीज से ऑक्सीजन जो है वो सेल में जाएगा, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कैपिलरीज में जाएगा। अब कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गई, उसके बाद में कैपिलरीज आगे जाके फिर मिल जाती है। अब जब वो प्योर ब्लड लेके आती है तो हम उनको आर्टरीज बोलते हैं। अब जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाएगी तो इनको हम वेन्स बोलेंगे, है ना, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं ना। तो ये वेन्स के द्वारा फिर ये ब्लड जाएगा ऊपर, फिर ये कहाँ पे एक्सचेंज होगा, फेफड़ों मतलब हमारे लंग्स में। फिर वहां से ऑक्सीजन लेकर के हमारी कोशिका तक, मतलब हमारी सेल्स तक आएगा।
फिर सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के हमारे एल्वोलाइज तक जाएगा, फिर एल्वोलाइज, ये इस प्रकार क्रम चलता रहता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो दो जगह होता है, एक तो अपने फेफड़ों में और एक आपकी सेल वॉल पे। ठीक है, आया समझ में? अब जब आप होल्ड करते हो, अभी क्या करते हो, देखो आप श्वास लिया, बिल्कुल हल्का सा श्वास ले रहे हो, हल्का सा श्वास छोड़ रहे हो, तो ना केवल आपके एल्वोलाइज में, आपकी जो सेल्स है ना, सेल्स तक भी प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता, बहुत बार बहुत सारी सेल्स तक प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसीलिए हमारी त्वचा जो है ना वो रूखी सूखी डाउन होने लगती है। जब आप श्वास को होल्ड करते हो, होल्डिंग में क्या होता है, आपने श्वास को होल्ड किया तो प्रॉपर टाइम मिलता है आपकी प्रत्येक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचने का, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने का प्रॉपर टाइम मिलता है सेल्स को। ठीक है, तो आपकी एक एक कोशिका तक आपके ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है जब आप श्वास को होल्ड करते हैं। इसलिए हम साइंटिफिकली श्वास को होल्ड करते हैं, वरना श्वास को होल्ड करने का कोई दूसरा रीजन नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है, श्वास जब आप होल्ड करते हो तो ये इननेचुरल है, क्योंकि श्वास आप होल्ड करते हो तो आपके ब्रेन को तो ऐसा पता नहीं है कि मुझे श्वास होल्ड करना है, ये आप जबरदस्ती हम करते हैं ना श्वास होल्ड, तो ब्रेन को क्या सिग्नल पहुंचता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। जब आप श्वास रोकते हो ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर, तो ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचता है कि आपके ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। अब ब्रेन के पास जैसे ये सिग्नल पहुंचा कि ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, तो ब्रेन क्या करेगा, आपकी रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आपकी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है ना, वहां से हॉर्मोन्स रिलीज होता है, जो आपकी हमारी रेड ब्लड का निर्माण का होता है, जो हमारी हड्डियां होती है ना, हड्डियों के बीच में सेंटर में मेरुरज्जु होती है, उसको क्या बोलते हैं, जो हमारी हड्डियां होती है ना उसके सेंटर में हमारा सारी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है वो वहां से होता है। तो वो वहां पे वो हॉर्मोन्स जाके उसको एक्टिव करता है, तो इससे हमारी रेड ब्लड सेल्स भी बढ़ती है, मतलब हमारी हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ती है। अब इससे आपको क्या समझ में आया, जिनको हीमोग्लोबिन की मात्रा की जिनको कमी है, उनको आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा करवाना और होल्डिंग के साथ में करवाना है, ताकि उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाई जा सके, ताकि उनके आरबीसी की काउंटिंग बढ़ाई जा सके। ठीक है, और जहाँ पे वो निर्माण होता है उसको बोलते हैं बोन मेरो, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था, जो बोन के सेंटर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं बोन मेरो, जहाँ पे हमारी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो वो बोन मेरो को एक्टिव कर, जब हम श्वास को रोकते हैं तो हमारी किडनी से निकलने वाला हार्मोन उनको प्रेरित करता है रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग बढ़ाने के लिए। इससे योगी का जो आपने देखा होगा, जो ज्यादा समय तक प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ना, उनके चेहरे रेडनेस आ जाती है, लाल लाल चेहरा दिखने लगता है। नेचुरली आप मेकअप करके इतना इतना भाग आपका लाल लाल करते हैं, अगर आप लगातार प्राणायाम का अभ्यास लंबे समय तक करें तो वो नेचुरली आपका लाल होने लगे। ठीक है, तो ऐसे ये हठ योगी अभ्यासों को अपने जीवन में उतारना है, और जब आप उतारेंगे ना तभी आप इसको दूसरे को समझा पाएंगे। जब आप खुद इस चीज को करेंगे तब आप अनुभव ले पाएंगे, अनुभव से आप दूसरे को बता पाएंगे, है ना। तो एनाटॉमी में बोर तो नहीं हुए ज्यादा? नहीं सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा इस पे। सर जैसे जो योगी रहते हैं या जो मतलब साधना करते हैं जैसे, तो वो उनकी ब्रीथ बहुत छोटी हो जाती है साधना करने के टाइम में, इतनी हो जाती है, बहुत बार नहीं होती है, तो उस टाइम में तो फिर ऑक्सीजन जाती नहीं है। सॉरी, साधना करते टाइम क्या होता है? सर जैसे ब्रीथ जो हम सांस लेते हैं ना बहुत छोटी हो जाती है या कभी कभी होती ही नहीं है, तो सर वो उस टाइम में मतलब फिर ऑक्सीजन नहीं जाती है बॉडी में। हाँ, जैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम का आपने अभ्यास किया है ना, हाँ। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये ज्यादातर कंडीशन कब बनती है, जब भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आप करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के बाद में आप देखेंगे ना, तो नेचुरली आप श्वास नहीं लेंगे, श्वास नहीं आपकी लेंगे, स्थिर हाँ। होगी। क्यों? क्योंकि आपने अभी मैंने आपको बताया कि भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान आप कितनी श्वास इनटेक कर रहे हो, जहां पर आपको 6 से 7 लीटर आप 100 से नॉर्मली 120 लीटर। 100 टू 120 कर रहे हो, तो ऑक्सीजन की मात्रा मतलब आपके शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अभी जब तक आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी तब तक आपको ब्रेथ इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो और फिर नेचुरली जैसे होगा ना। जैसे सर प्राणायाम हो गया, हाँ, तो आप बोल रहे और हो ना फिर जैसे योगी के ध्यान लेवल, कर रहे हैं, हाँ, उस टाइम में, हाँ, तो ये जो योगी के लेवल पे बोल रहे हो ना, हाँ। उसको केवल कुंभक यहाँ पर बोला है, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम सहित कुंभक के बारे में बोल रहे हैं।
शहीद कुंभक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए भी यहाँ पे शहीद कुंभक की केवल कुंभक उसको बोलते हैं। जो आप स्थिति की आप बात कर रहे हैं, तो हमने पतंजलि योग सूत्र में 4th वाला प्राणायाम पढ़ा था, उस स्थिति की जो आप बात कर रहे हैं, वो स्थिति को हम केवल कुंभक के नाम से यहाँ पे संबोधित करते हैं, मतलब जानते हैं। तो इतना काफी आपके लिए मुझे लगता है। आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि हम ब्रेथ को होल्ड क्यों करते हैं, इस प्रकार से हम ब्रेथ को होल्ड करने से हमारा क्या फायदा है और क्या क्या, क्योंकि तो थोड़ा एनाटॉमी का अगर आपको नॉलेज होगा ना, तो आप साइंटिफिकली लोगों को समझा पाएंगे, है ना। तो इसीलिए जितना ज्यादा हो सके पढ़ना भी है, और अगर आपको ग्रंथों में नॉलेज नहीं निकालना है तो आप रिसर्च पेपर पढ़िए। योग में काफी सारी रिसर्चेस दिनों दिन हो रही है, तो रिसर्च पेपर पढ़िए जिससे आप साइंटिफिकली लोगों को ये बता सके कि इस प्रकार से करने से ये होता है, और आपको भी मोटिवेशन मिले। तो ब्राह्मरी प्राणायाम हो गया, ब्राह्मरी प्राणायाम ब्राह्मरी प्राणायाम अभी बचा है, बाकी उज्जाई प्राणायाम हो गया, है ना। अब ब्राह्मरी प्राणायाम के बारे में, भस्त्रिका प्राणायाम भी हो गया, अब हम उज्जाई ब्राह्मरी प्राणायाम के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मरी प्राणायाम भी हम नेचुरली, आप ब्राह्मरी प्राणायाम आपने किया है पहले कभी किसी ने? हाँ हाँ तो सर। ब्राह्मरी, वही जो आपने किया है उसी को ही ब्राह्मरी प्राणायाम बोलते हैं, जिसमें हम भ्रमर के समान गुंजन करते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं, आंखों को और कान को बंद कर लेते हैं। इसको जनरली षणमुखी मुद्रा में इस प्रकार करते हैं ना। अब आप इसको सिंपली भी करवा सकते हैं, फर्स्ट फिंगर से इस प्रकार कान को बंद करके भी आप इसको करवा सकते हैं, ठीक है। 2 प्रकार से इसको करवा सकते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना आपको, श्वास लेते हुए जैसे साधक श्वास ले रहा, श्वास छोड़ते हुए दांत और जीभ की पोजीशन क्या होनी चाहिए, दांत एक दूसरे से लगे हुए नहीं होनी चाहिए, मतलब ये पोजीशन, दांत एक दूसरे से ऊपर होनी चाहिए, जीभ आपको फोल्ड करके ऊपर वाले तालू में लगाना है, ठीक है। जीभ को फोल्ड करके ऊपर वाले तालू में लगाना है, फिर ब्राह्मरी प्राणायाम होता है। समझ में आया ना? बस यही है ब्राह्मरी प्राणायाम। इससे क्या होता है आपको, सर आपने बोला था ब्राह्मरी प्राणायाम जो होता है वो डिप्रेशन में नहीं कराना चाहिए। हाँ क्योंकि अंतर्मुखी प्राणायाम, अंतर्मुखी का प्राणायाम का मतलब ये आंतरिक विचारों को, जैसे जो डिप्रेशन में क्या होता है, व्यक्ति अपने विचारों से उभर नहीं पाता, वो बाहरी दुनिया से कट के, और अपने जो विचार है वो एक विचार वो बार बार इतनी ज्यादा रिपीटेशन मोड में होता है कि वो बहुत ज्यादा उससे उसका जो मानसिक लेवल बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है। अब ब्राह्मरी प्राणायाम क्या करता है कि जो आंतरिक चीज है ना उनको ही उभार के बाहर क्यों फेंकता है, तो ये उस टाइम पे उनको नुकसानदायक हो सकता है, वो फिर से उसी मोड में जा सकते हैं, है ना। जिससे आपने थोड़ा सा उनको एक्टिव किया, वो फिर से जब आंखें बंद करके और उसको चित्त को फिर से एक्टिव करेंगे वो, तो फिर से उसी मोड में जा सकते हैं। बाकी अच्छा जो प्रश्न, सर ब्राह्मणी प्राणायाम में आपने जो ये टंग का जो यूज करना बताया है, तो ये आपने ऊपर के जो पे नहीं लगानी, आपने टीथ पे लगानी, ये समझ नहीं आया। ऊपर के जो पे लगाना लगा, हाँ यही लगाना है और रोल करना है, ठीक है ना। रोल करेंगे आप तभी तो लग पाएगी ना ऊपर। यस। अच्छा हाँ। सर मुझे आप एक इसका बता दें, ठीक है, इसका डेमो बता दें, मतलब करके दिखा दें या करवा के दिखा दें, एक ब्राह्मणी प्राणायाम एंड एक मुझे वो जो आपने सर कौन सा बताया था, भ्रास्त्री प्राणायाम, है ना, अभी ये वाला। हाँ, अभी ये एक दो प्राणायाम और बचे, इनको कंप्लीट करके फिर सभी को मैं प्रैक्टिकली एक बार आपको करवा देता हूँ सभी, ठीक है। ओके सही। तो ब्राह्मरी प्राणायाम के बाद में मूर्छा प्राणायाम को देखते हैं। मूर्छा प्राणायाम में क्या क्या करना होता है, देखो ये जनरल मूर्छा प्राणायाम है, प्लावनी प्राणायाम है, ये नॉर्मली बेसिक चलन में नहीं है, बट आप इनको समझ लो क्या होता है। मूर्छा प्राणायाम में क्या करना है, श्वास इनहेल करना, टेक इनहेल, अपने कंठकूप को इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद लगाना, ठीक है। उसके बाद में एक्सेल करना है, एक्सेल आपको इसी पोजीशन में करना है, यहीं पर एक्सेल करना है। बहुत धीरे धीरे आप एक्सेल कर पाएंगे, बट इसी पोजीशन में आपको धीरे धीरे एक्सेल करना है। आया, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। श्वास लिया, जालंधर बंद लगाया, यहाँ पर रोका श्वास,
फिर यहीं से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। ये हो गया आपका मूर्छा प्राणायाम। ये मनोमूर्छा लाने वाला प्राणायाम, मतलब ये मन को मूर्छित करने वाला। जो अभी मन इधर उधर बहुत ज्यादा भटक रहा है ना, उसको ये मूर्छित कर देता है। इसके बाद में प्लावनी प्राणायाम। प्लावनी प्राणायाम में क्या किया जाता है, बस श्वास नली से श्वास को भरना है अच्छे से, पेट को फुलाना है और होल्ड करके रखना। जितनी ज्यादा देर आप होल्ड करके रख सकते, बस ये हो गया प्लावनी प्राणायाम। ठीक है, इसमें केवल आपको श्वास। प्लावनी नाम बताया जी, प्लावनी नाम बताया ना आपने? प्लावनी, हाँ, आधा प्लावनी। पा प्लावनी, प्लावनी। आया समझ में मूर्छा और प्लावनी प्राणायाम? सिंपल है। प्लावनी प्राणायाम कब करते हैं? देखो, प्लावनी प्राणायाम आपने लोगों को करते हुए देखा होगा जब वो जब नहाते हैं ना। जैसे आप कभी कभी शांत पानी में किसी को नहाते हुए देखा हो, जैसे तालाब का पानी हो या कुएं का पानी, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग तो नहीं कर पाते पर फिर भी काफी सारे लोग इसको कर लेते हैं, जो एकदम शांत पानी में से लेट जाते, श्वास को भरा अंदर, पेट को फुला करके ऐसे शांत लेट गए, वो बिना हलचल के भी तैरते रहते, कमल पत्र के समान तैरते रहते। तो उसका वर्णन यहाँ पे किया है कि इस प्रकार से जो अभ्यास करता है, इसका प्लावनी प्राणायाम का जो साधक अभ्यास करता है, वो जल में भी डूबता नहीं है, जल में भी कमल पत्र के समान तैरता है। इस प्रकार ये अष्ट कुंभकों का वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन कौन से अष्ट कुंभक? सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी चाष्ट कुंभका। अब देखो, सूर्य भेदन का मतलब आपको समझ में आया, नोस्ट्रिल से श्वास लेना है, होल्ड करना है, लेफ्ट से एक्सेल करना है। सूर्य भेदन के बाद में उज्जाई प्राणायाम में आपको गले को संकुचित करते हुए श्वास को लेना है। ठीक है, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी में आपको जीभ को फोल्ड किए बिना बस दांत से सांस लेना है, करना है, फिर रिलैक्स। और शीतली प्राणायाम में क्या करना है, जीभ से श्वास लेना है। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, दो प्रकार से आप कर सकते हो, या तो आप सिंपली फोर्सफुली इनहेल फोर्सफुली एक्सहेल करो इस प्रकार, या फिर हैंड मूवमेंट के साथ में इस प्रकार। ठीक है, ये किया, फिर राइट नोस्ट्रिल से श्वास लिया, कुछ समय के लिए होल्ड किया, लेफ्ट से श्वास को बाहर निकाला। ये हो गया आपका भस्त्रिका प्राणायाम। हो गया। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद में क्या था, भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना होता है, षण्मुखी मुद्रा के साथ में इस प्रकार, या तो षण्मुखी मुद्रा लगाए या फिर आप सिंपली भी कान को इस प्रकार बंद करते हैं ना, टंग को फोल्ड करते हो ऊपर वाले तालू में लगाना है, दांत को एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रखना है, एक दूसरे में दांत को टच नहीं करना है। ठीक है, दांत को ऊपर रखेंगे थोड़ा सा, ऊपर वाले जबड़े को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, जीभ को फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड में लगाते हुए माँ का उच्चारण करेंगे, लाइक हनी बी साउंड। जो शहद वाली जो मक्खी होती है ना, कैसे साउंड निकालती है, उसी प्रकार भौरे के समान आपको आवाज निकालनी। सर इसको होल्ड कितनी देर तक करना है ब्राह्मणी प्राणायाम में? जब तक आपने आप होल्ड श्वास कितनी बाहर देर तक? निकालते हैं, जब तक आप श्वास, इसमें होल्ड नहीं करना है, इसमें ब्रीथ इन की फिर से इनहेल, फिर इस प्रकार है। आया समझ में? सर इसमें भस्त्रिका मूर्छा में, प्राणायाम में क्या है? सर इसमें भस्त्रिका में हमें माउथ से श्वास बाहर छोड़नी रहती है क्या? भस्त्रिका में, भस्त्रिका में आपको माउथ से सांस नहीं छोड़ना, भस्त्रिका में नोस्ट्रिल से नहीं, इनहेल ब्राह्मणी में सर। भ्रामरी में, भ्रामरी प्राणायाम में आपको नाक से श्वास जाएगी, एक्सेल आपका नाक से होगा, बट आपको एक्सेल करते हुए नाक पे कोई फोकस नहीं करना है, एक्सेल आपको फोर्सफुली या इंटेंसली नहीं करना है। आप नॉर्मली जब माँ का उच्चारण करेंगे तो एक्सेलेशन इसके साथ साथ होगा, है ना, उसमें आपको कोई इंटेंसली प्रैक्टिस नहीं करना है इनहेलेशन एक्सेलेशन।
इस प्रकार 8 कुंभक आपको समझ में आए। अष्ट कुंभकों में किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब तीसरा अध्याय है जिसमें मुद्राओं के वर्णन किया गया, तो मुद्राओं के बारे में और आज हम जान लेते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल चीजों के बारे में जानेंगे तो आपको प्रैक्टिकली आप यूज कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा शास्त्रीय चीजों में नहीं जाएंगे। तो इसमें 10 प्रकार की मुद्राओं को वर्णन किया गया है। अभी आप नाम सुन लेंगे उतने में अब आपको समझ में आ जाएगा। महामुद्रा, महाबंध, महावेदस, खेचरी, उद्यान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालिनी, है ना। तो वज्रोली और शक्ति चालिनी जो मुद्राएं हैं वो हठ योगियों के काम की है, वो साधारण जनसाधारण के लिए उपयोग में नहीं आने वाली है। तो हमें जो जनसाधारण के उपयोग में आने वाली उन मुद्राओं की केवल हम चर्चा करें। सबसे पहले हम महामुद्रा की चर्चा करते हैं। महामुद्रा में क्या करना है, आपने पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास किया है, आपने जानु सिरासन का नाम सुना है, जानु सिरासन, जानु सिरासन आसन का नाम सुना है, जानु सिरासन। आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस डेली होती है, यस प्रैक्टिकल क्लासेस डेली होती है अभी इसमें टीटीसी कोर्स में। अभी आपकी ये थ्योरेटिकल एक ही क्लास चल रही है? जी सर सर। अभी यही क्लास चल रही है सर। सर हमें प्रैक्टिकल चाहिए बस अब ना, मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकल क्लासेस कब मिलेगी, ताकि आप हमारे पोस्टर्स, हमारी चीजें देख सकें, हम कहाँ पे रॉन्ग है कहाँ पर राइट है, हमें एटलीस्ट हमें पता चले। मैम थ्योरी का हो जाएगा ना, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। थोड़ा सा थ्योरी पूरा समझ में आ जाएगा ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। जी मैम। चलो अभी देखो महामुद्रा अभ्यास किस प्रकार किया जाता है। एक पैर को इस प्रकार आपको फैला करके बैठना है सामने की ओर, ठीक है। दूसरे पैर को लेफ्ट राइट कैसे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले लेफ्ट से स्टार्ट करना होता है तो लेफ्ट से करना है। अपनी हीप को अपनी शिवनी नाड़ी में मतलब अपने जेनाइटल्स पे लगाएं, ठीक है। दूसरे पैर को इस प्रकार सीधा रखेंगे, कमर को सीधा रखते हुए अपोजिट लेग को इस प्रकार पकड़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इनहेल करेंगे, बस श्वास को अंदर होल्ड करके रखना है। इस पोजीशन में श्वास को होल्ड करके रखना है, इसको महामुद्रा बोला गया है, ठीक है। फिर इसी को अपोजिट लेग से भी करना है। महामुद्रा का अभ्यास हो गया। अब महामुद्रा के बाद में किस चीज का वर्णन किया गया है इसके बारे में। महामुद्रा में आपको समझ में आया, इसी को जानु सिरासन भी बोलते हैं ना। अभी देखो जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है ना, इसके साथ साथ आपको जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है ना, जिनमें पैर पकड़ में नहीं आता, उनको यहाँ पे आप इसको डायनेमिक तरीके से करवा सकते हो। डायनेमिक किस प्रकार, इनहेल करते हुए ट्विस्ट, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड, इनहेल करते हुए ट्विस्ट, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड। तो इस प्रकार पहले आप डायनेमिक अभ्यास करो 15 से 20 बार, उसके बाद में फिर इसमें होल्ड करो तो आप थोड़ा आसानी से होल्ड कर पाएंगे, ठीक है। अब महामुद्रा के बारे में आपको मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, इसमें काफी सारे लाभ इसमें चल रहा है। बाएं पांव की एड़ी को शिवनी नाड़ी से दबाएं तो दाहिने पांव को फैला करके दोनों हाथों से दृढ़ता से पकड़ ले, करके वायु को ऊपर की ओर ले जाकर कुंभक करें। कुंभक का मतलब क्या होता है, श्वास को अंदर की ओर रोकना, श्वास को लेकर के श्वास को अंदर की ओर रोक करके रखना है। इससे क्या होगा, आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर की ओर उठेगी। इसमें कुंडलिनी शक्ति का जागरण, आपकी सुषुम्ना में जो अवरोध है वो दूर होगा, ठीक है। तो महामुद्रा का अभ्यास, और इसको दोनों साइड से करना है। लेफ्ट साइड से किया फिर राइट साइड से करना है, फिर राइट साइड से किया। जैसे लेफ्ट साइड से आपने 3 बार इस प्रकार होल्ड किया, ठीक है। श्वास अंदर लिया, एक्सेल किया, रिलैक्स, फिर श्वास अंदर लिया, होल्ड किया, फिर 3 बार अगर इधर से किया 3 बार ही दूसरी साइड से करना। महामुद्रा का अभ्यास, ठीक है। मुद्राएं 2 प्रकार की होती है। जो हम मुद्राएं प्रणव मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, उनको हस्त मुद्राएं बोलते हैं। ये शारीरिक मुद्राएं, ये आसनों की तरह ही। महामुद्रा में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, महामुद्रा समझ में आई सभी को?
सर एक मिनट, मुझे यही पूछना था कि ये मुद्रा जो आप बता रहे हैं इसमें, और जो हम ये वायु ज्ञान मुद्रा वायु मुद्रा होती है, ये सेम ही है, मतलब यही मुद्रा मतलब रहती है, या जो आपकी ब्रीदिंग का बता रहे हैं, क्या डिफरेंस होता है इसमें? ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा का डेली, सॉरी मैं अभी समझ नहीं पाया, बट अभी हम इसको कंप्लीट करके आपको बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। हस्त मुद्राओं के सर बारे में। मुद्रा तो वही होती है ना जो आप बता रहे हैं, ये भी मुद्रा, मतलब ये मुद्रा तो मोस्टली जो हम फिंगर्स से करते हैं वो हाँ। होती है। सर देखो, आवाज नहीं आ रही, देखो, साउंड मैं प्रॉब्लम। आपको यही बता रहा था कि मुद्राएं दो प्रकार की होती है। एक तो हस्त मुद्राएं, मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। ओके, देखो, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, अभी ठीक हाँ, है। मुद्राएं अब आ रही। मुद्राएं दो दो प्रकार की होती है। एक तो हस्त मुद्राएं, जिनको आप हाथ बस अपनी उंगलियों से ही लगाते हैं, जैसे हम ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, लिंग मुद्रा, योनि मुद्रा। एक दूसरी प्रकार की मुद्रा होती है शारीरिक मुद्रा, जैसे अभी हम कर रही है, आसन आसन की तरह दिख रही है आपको ये मुद्रा, तो इसको बोलते हैं शारीरिक मुद्रा, जो आपके शरीर के पोस्चर के हिसाब से हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं ना। तो यहाँ पर जो हम वर्णन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये शारीरिक मुद्रा है, जो यहाँ पर मुद्राओं का वर्णन किया है। तो महामुद्रा के बारे में आपको समझ में आया? महामुद्रा किस किस प्रकार के रोग में सहायक होती है? जिनको तपेदिक क्षय रोग, मतलब जिनको ट्यूबरोक्लोसिस की प्रॉब्लम होती है, टीबी जिसको हम बोलते हैं, टीबी है ना, टीबी वर्ड सुना आपने, ट्यूबरोक्लोसिस। चर्म रोग, कोष्ठबद्धता, मतलब जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वायुगोला, अजीर्ण, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये दूर करती है। जो चर्म रोग की समस्या है वो भी हमारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो डाइजेशन ठीक है तो आपको चर्म रोग की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में ये आपके लंग्स पर भी अच्छा इफेक्ट डालती है, इसीलिए ये आपके टीबी जैसी प्रॉब्लम्स में भी आपको सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अब दूसरी चीज होगी महाबंध। महाबंध भी आपको पता है, महाबंध में क्या करना होता है? अपने गुदा मार्ग को संकुचित करना, मतलब अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, एब्डोमेन को अंदर की ओर प्रेस करना है, और अपने चिन को कंठकूप में लगाना। तीन, जो तीनों बंद का जब हम अभ्यास करते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद, तो तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? महाबंध, ठीक है। अब जो इसमें जो महाबंध बताया, मूल बंद का नहीं बताया, केवल आप उद्यान बंद का और जालंधर बंद का भी अभ्यास कर, दो बंद का भी अगर अभ्यास करते हैं तो भी वो महाबंध की कैटेगरी में। पर आपको प्रैक्टिकली आवाज महाबंध नहीं लगाना है। है, तीनों ही बंद लगवाने। मैम आ रही, आवाज आ रही है, क्लियर है मैम। एक बार आपका नेटवर्क चेक कर लीजिए। यास्मीन मैम, आपके नेटवर्क, आपके साइड से नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप वो एक बार चेक करें। ओके सर, मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगी। हाँ, जो आपको समझ में ना आए वो रिकॉर्डिंग में देखना। तो महाबंध का मतलब समझ में आया आपको? तीनों बंध को एक साथ जब हम लगाते हैं, और तीनों बंध के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीन बंध का मतलब क्या क्या बोल रहा हूँ। उसके सर बाद मुझे एक बात तो बता देंगे आप कि महामुद्रा में जो हम मतलब आपने बताया जनुसंधान आसन में हम जाते हैं, तो उसके बाद ब्रीदिंग का क्या रहता है वो मुझे एक बार समझ नहीं आया सर। हाँ, ब्रेथ को होल्ड करना है, इनसाइड इनसाइड होल्ड करना, आंतरिक कुंभक का अभ्यास करना, अंतः कुंभक का अभ्यास करना। टेक इनहेल एंड होल्ड। उसके बाद में महावेदस्थ, महावेदस्थ खेचरी। तो महावेद में क्या करते हैं? महावेद में जनरली आपको पद्मासन की स्थिति में बैठ जाना है, ठीक है। महाबंध में क्या, महावेदस्थ में क्या करना है? पद्मासन या नॉर्मल भी अर्ध पद्मासन या सिंपल स्थिति में बैठ जाना है आपको। और इसमें आपको क्या करना है? श्वास श्वास को लेना है या छोड़ना है, कहीं भी एक जगह होल्ड करना है। कंठकूप में अपने अपने चिन्ह को कंठकूप में लगाना है, दोनों हाथों को नीचे जमीन पर रखते हुए इस प्रकार अपने नितंब को उठाना है। नितंब का मतलब अपने ग्लोट्स को उठाना है ऊपर, फिर पटकना है, फिर ऊपर उठाया,
फिर पटका। इससे क्या होगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है ना वो एक्टिव होगी। जो आपके मूलाधार में जो कुंडलिनी शक्ति का स्थान है वो, इससे आपकी जो एनर्जी वो एक्टिव ऊपर की ओर जाएगी। तो ये महावेद, वैसे ये महावेद आप समझ लो, ये करवा भी सकते हो आप अभ्यास, बट जनरली इसका अभ्यास नहीं करवाते लोगों को। करवा सकते हैं वैसे, इसमें वैसा नहीं कि इसको इसलिए नहीं करवाते कुछ भी, बाकी जनरली ये सबका अभ्यास नहीं करवाती। आप बट करवाना चाहिए ये अभ्यास, क्योंकि जब कुंडली में शक्ति का जागरण होगा तभी साधक हटी होगी थोड़ी। अब देखो खेचरी मुद्रा को मैं आपको सिंपली फॉर्म में बता देता हूँ। खेचरी मुद्रा में क्या होता है, कल भी मैंने आपको खेचरी मुद्रा के बारे में बताया था कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो जीभ है इसको फोल्ड करके और ऊपर जो जहाँ पर चंद्र बिंदु है, यहाँ पर एक गड्ढा है ना, यहाँ पर गड्ढा है ना हमारे, उस गड्ढे में, हाँ, जिसको कपाल कुहर बोला जाता है योग की भाषा में, तो कपाल कुहर में उसको प्रवेश करवाना। अब हमारी जीभ प्रवेश नहीं करती, हमारी जीभ तो यहीं पे हम ऐसे बस फोल्ड करते हैं, या ऊपर तक लगती है, पीछे तक नहीं जाती। तो योगी लोग कहते हैं ये जीभ की जो तो यहाँ पे ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट को वो क्या करते हैं, बाल बराबर काट देते हैं। बाल बराबर काट देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बाल बराबर हल्का सा काटा, फिर दोहन करते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा तेल लगा करके, या उसका दोहन चालन, इस प्रकार 3 क्रिया होती है इसमें। क्या क्या होती है देखा था आपको, पढ़ के सुनाते हैं। खेचरी में 3 प्रकार की क्रिया होती है। सेंधा नमक लगाकर 7 दिन के बाद, जैसे एक बार उसको बाल बराबर काटा, उसके बाद में 7 दिन के बाद में फिर से बाल बराबर काटते, फिर 7 दिन के बाद में फिर से बाल बराबर काटते। तो ऐसे धीरे धीरे कट करते हैं, तो वो जो अभी जो ज्वाइंट है ये ज्वाइंट कट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जीभ पूरी फोल्ड होकर के ऊपर चली जाती है। तो वो जो चंद्र जहाँ से अपना अमृत टपक रहा है उसको आप सेवन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ये खेचरी मुद्रा, तो ये भी जनरल मुद्रा नहीं है। जनरल मुद्रा मतलब आप इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को नहीं करवा सकते, क्योंकि आप स्वयं अभी नहीं कर सकते इसको ना। तो ये बस आपके नॉलेज के हिसाब से कि खेचरी मुद्रा किस किस काम में आती है, कि आपकी जो कपाल कुहर में प्रवेश करके चंद्र में से जो अमृत टपक रहा है उसको ग्रहण करने में इसका उपयोग होता है। बाकी ये प्रैक्टिकली आपको संभव नहीं हो पाएगी। तो इसके बाद में इसके लाभ भी बहुत है। खेचरी मुद्रा का बहुत महत्व है हठ योग में, बट ये क्योंकि उन साधकों के लिए जो हठ योग में राजयोग की प्राप्ति के लिए उन्नति करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, केवल शारीरिक, कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, और दूसरा हम लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें। तो इसमें आपको खेचरी मुद्रा का प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं। अगर आप इसमें हठ योग में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तब इन चीजों का उपयोग करना। इसके बाद में 3 बंद बताए, तो तीनों बंद के बारे में आपको पता है, जालंधर बंद, उद्यान बंद और महाबंद, मूल बंद, ठीक है। ये 3 बंद है। बस ये मुद्राओं के बारे में इतना ही बताया। अब जो लास्ट के सहजोली और वज्रोली मुद्रा है उसके बारे में भी आपको जानने योग्य वक्त नहीं है, आपके लिए इतना काफी है। जब आप हठ योगिक मार्ग में आगे बढ़ेंगे शक्तिशाली में वज्रोली के बारे में। विपरीत करनी मुद्रा, विपरीत करनी, सर्वांगासन पता है। सर्वांगासन का अभ्यास हम किस प्रकार करते हैं, सर्वांगासन में हम दोनों पैरों को ऊपर उठा करके पूरा सीधा कर देते हैं, प्रकार पूरा ऊपर उठा करके केवल शोल्डर्स के बराबर से पूरी बॉडी वेट देख पा रहे हैं। अब विपरीत करने में क्या करना है, हल्का सा इस प्रकार बेंड करना है, बस ये विपरीत करनी मुद्रा होगी, ठीक है। इसको विपरीत करनी मुद्रा के नाम से बोला। इसका भी काम क्या है, जब आप विपरीत मुद्रा करते हैं, विपरीत करनी मुद्रा करते हैं, तो आपका जो चंद्रमंडल से जो अमृत टपकने वाला है वो सूर्य मंडल में जाकर के भस्म नहीं होता है, वो वहीं पर रह जाता है, क्योंकि आपने उल्टा कर दिया इसको, चंद्रमंडल नीचे हो गया अभी आपका। इसका हम ज्यादा अभ्यास नहीं कर सकते अगर इसको आपको, बट इसको आप 10-15 मिनट तक होल्ड करते तो इसके बहुत अल्टीमेट फायदे हैं। बट इसको एक बार में इतना होल्ड नहीं करना है कि आज हमने 5 मिनट होल्ड कर लिया, उससे आपको शारीरिक समस्या भी हो सकती है। आप जिसको करवा सकते हो करवाते हो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो धीरे धीरे अभ्यास में सफलता प्राप्त करनी। जैसे आज आपने 20 सेकंड होल्ड किया, कल 25 सेकंड होल्ड किया, फिर उसको थोड़ा थोड़ा 5-5, 7-7, 10 सेकंड करके बढ़ाना, ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार की शारीरिक असहजता ना हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार मुद्राओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है 10।
अब आपको प्राणायाम और मुद्रा में किसी भी प्रकार की कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ बस सर आपको 2-3 मुद्राओं को ध्यान रखना है। देखो प्रैक्टिकली आपको 2-3 मुद्राओं को ध्यान रखना है। एक तो महामुद्रा, एक महाबंध, एक तीनों प्रकार के अलग अलग बंध, और उसके बाद विपरीत करनी मुद्रा, ये भी प्रैक्टिकली चलती विपरीत करनी मुद्रा। महावेद भी आप प्रैक्टिकल में करवा सकते हैं। बाकी जो खेचरी है, सहजोली, शक्ति चालिनी, जिनको मैंने आपको ठीक से नहीं पढ़ाया है, वो क्योंकि आप प्रैक्टिकल यूज में नहीं, इसलिए वो आपको मैंने नहीं पढ़ाया। अगर उसको करेंगे फिर आप कुछ करने का प्रयास करेंगे, कुछ गलत होगा तो वो सही नहीं है। वो फिर आप जब थोड़ा हठ योग में थोड़ा उच्च स्तर पे जाएंगे, फिर आप उन चीजों को पढ़ेंगे, उनका अगर अभ्यास भी करेंगे तो कोई बात नहीं। तो सर इस प्रकार से वज्रोली मुद्रा का एक बार बताइए ना। किसको? वज्रोली मुद्रा। वज्रोली, वज्रोली को मैंने नहीं बताया आपको। वज्रोली, सहजोली और शक्ति चालिनी, इन सबको छुड़वा दिया। ये आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट आप उसको हल्का पढ़ सकते हैं। बाकी वो आपके प्रैक्टिकल यूज में भी नहीं, इसलिए उसको आपको नहीं बताया। वो हठ योगिक मार्ग में थोड़ा डीप लेवल के साधना है, तो उसका हमारे लिए अभी यूज नहीं है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। और जो प्राणायाम का अभ्यास है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो प्राणायाम का अभ्यास है उनको अच्छे से समझना है, अच्छे से उनका अभ्यास करना है। क्योंकि आप जब तक प्राणायाम का अभ्यास आप अच्छे से नहीं करेंगे, तब तक उसको अनुभव, आपको उसका अनुभव नहीं होगा। और जब तक आपको भी अभ्यास का अनुभव नहीं होगा, आप अच्छे से किसी को प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो इसलिए अपनी डेली लाइफ में कम से कम, यदि आपको योगा टीचर बनना है, तो अभी आप प्रारंभिक साधक, कम से कम आपको 2 घंटे योगिक अभ्यास डेली करना है। 2 घंटे कम से कम डेली अभ्यास करना है। जब आप 2 घंटे डेली अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर में दृढ़ता और वो अभ्यास में सफलता और आपको अनुभव होता है। फिर आप दूसरे को जब बताते हैं तो आप उसको एग्जैक्ट नॉलेज, सही नॉलेज दे पाते हैं। तो केवल शास्त्र पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, शास्त्रों को पढ़ना है क्योंकि आप सही कर सके अभ्यास। अभ्यास जब आप करेंगे तब आपको अनुभव होंगे। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल आपको करना है। अभी जो जो मुद्राएं बंद बताएं, आपको प्राणायाम बताए, इसका अभ्यास आपको कल सुबह करना है। सारे प्राणायाम को कर करके देखना है 5-5 मिनट के लिए। 8 प्रकार के प्राणायाम बताए ना आपको, तो 30 मिनट कम से कम करना है। वैसे 40 मिनट हो रहा है, बट 30 मिनट, आधे घंटे प्राणायाम करना है इनको 8